हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट एक आध वीडियो के अंदर मैंने कमेंट पढ़ा था कि सर आपने फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ करवा रखे हैं, मिल नहीं रहे। देखिए, जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाना चालू किया था ना बच्चों, तो मैंने क्या किया था, टॉपिक करवाए और फिर जैसे वो टॉपिक कंप्लीट हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने वहीं करवाने की कोशिश की थी, ताकि वो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, इस चक्कर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक के साथ में ही कंप्लीट हो गए थे। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस में लास्ट के अंदर न्यूमेरिकल को ऐड किया गया है। वो न्यूमेरिकल क्या थे, या तो आपके बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस थे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन तो भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आज, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो चैप्टर आपको पता है ही, विद्युत क्षेत्र है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। ओके, देखिए बच्चों, काम करना चालू करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल देखिए, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य बल 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान होगा। आपको दोनों आवेशों का क्या करना है, मान निकालना है, और एक समान है। देखिए, सवाल को अगर मैं समझता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट है ये बोल रहा है कि दो एक समान आवेश हैं। अगर ये आवेश क्यू मान लिया जाए तो ये भी आवेश क्यू होगा, और इनके बीच की दूरी कितनी बोल रहा है बच्चों, 3 मीटर है। ठीक है, और ये एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं, इस तरफ और इस तरफ अगर एक समान है तो ऐसा बल लगाएंगे। ठीक, इस बल F का मान कितना दे रखा है, तो आंसर है 1.6 न्यूटन, ये दे रखा है। और पूछ रहा है कि आवेश Q का मान क्या होगा, आवेश Q क्वेश्चन मार्क। ठीक, कैसे काम करेंगे, सिंपल सा था, कूलॉम्स लॉ लगाइएगा। ठीक, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, F होता है। K की वैल्यू आप सभी को पता है, 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 और Q2 इक्वल है तो Q इंटू Q हो जाएगा, दैट इज Q स्क्वायर। Q को Q से मल्टीप्लाई करोगे Q स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F। F कितना है, 1.6। डन। चलिए, 3 का स्क्वायर इट मीन्स 9, कैंसिल हो गया क्या बच्चों, तो ये हुआ 10⁹ इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, तो इसका मतलब Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय 10⁹। इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻9। डन। चलो, इसे थोड़ा सा और सही लिखता हूँ, 16 इंटू 10⁻10। बताओ भाई, ज़्यादा सिंपल है नहीं है ना। चलिए, अगर Q स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू 10⁻10 है, सॉरी मैं -9 बोल गया था, -10 हो गई, एक पावर चेंज हो जाएगी, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ले सकते हो ना, अंडर रूट ले लो। 16 का कितना, 4, और 10⁻10 का कितना, 10⁻5 आ जाएगा, और ये क्या, कूलॉम। चलिए आंसर देखिए। ओके, यहाँ पे माइक्रो जो है वो कट हो रहा है बच्चों, अगर आप देखोगे तो माइक्रो कट हो रहा है, तो सभी भी माइक्रो लगा लीजिएगा। और 4 नहीं, ओके, इसे अगर मैं तरीके से लिखूँ तो ये 40 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं क्या बच्चों, 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इतना तो आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, 40 माइक्रो कूलॉम, दैट इज Q। और ये सवाल जहाँ तक मेरे को याद है मैंने करवाया है, किसी पर्टिकुलर वीडियो में करवाया होगा, देखिएगा आप। चलो, वैसे भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डील करें। ओके, ऑलराइट। तो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य बल होगा। देखो, ये बात ध्यान में रखो, अगर दूरी को बढ़ाओगे तो बल हमेशा कम ही होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में R नीचे आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या बोला, दो आवेश Q1 और Q2, और उनके मध्य बल कितना है, F है ना। शुरुआत में F बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, जब दूरी क्या थी, R थी। ठीक है, अब दूरी को क्या कर रहा है, 3 गुना कर रहा है। तो हमने बोला अगर F का फॉर्मेट यहाँ से निकालूंगा तो मैं लिखूंगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये सिचुएशन फर्स्ट है। ठीक है, अब सिचुएशन अगर सेकंड की बात करें तो डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है।
डिस्टेंस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब डिस्टेंस कितनी है, 3r है, लेकिन चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, चार्ज होगा वही है। तो अब जो नया फोर्स होगा, लेट्स सपोज करो F डैश, वो क्या होगा, K चार्ज Q1 चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, 3r का क्या, होल स्क्वायर। चलिए ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 3r का स्क्वायर कितना होता है, 9r स्क्वायर, दैट इज F डैश। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, F क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और F डैश क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट शायद F का दिखेगा आपको, F का ही है। तो आप देखना कि F में किसका डिवाइड जा रहा है, 9 का डिवाइड जाने पर हमें F डैश की वैल्यू मिल रही है। कुल मिलाकर के फोर्स डिक्रीज हुआ और इनिशियल का 1/9 रह गया है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन से आपको दिखाई देगा F/9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो करने का तरीका ये होगा, सिचुएशन फर्स्ट कर दीजिएगा, सिचुएशन सेकंड कर दीजिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसे F डैश कर दो और इसे भी F डैश कर दो, है ना, F डैश। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे शुरुआत के। नेक्स्ट थर्ड देखिए, मैं थोड़ा सा शायद जल्दी कर रहा हूँ और कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सर सही स्पीड में काम कर रहे हैं। हाँ भाई, आपने टेस्ट दे दिया है, बहुत बढ़िया। और मुझे खुशी है कि कुछ बच्चों ने सच्चाई बोली कि सर टेस्ट मैं दे तो दूंगा लेकिन शायद टीप के दूं, इससे अच्छा है कि मैं एक बार तैयारी कर लेता हूं। आपसे पेपर ले लिया है मैंने, तैयारी करके जब तैयारी पूरी हो जाएगी तो मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा, मतलब आंसर कॉपी सेंड करूंगा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपने प्रति लॉयल हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आंसर है उस बच्चे को जिसने पूछा था कि सर घर पे बैठे तो हम टीप लेंगे। तो ये मन का आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना, आप कितने दृढ़ हैं वो बताता है ये। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। वैसे भी धनावेशित करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकालना है, लेकिन ये सवाल जो है बच्चों वो थोड़ा त्रुटिपूर्ण है देखा जाए तो, है ना। 16, 48, 16, 64। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे आवेश की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तुमने बोला Ne = Q होता है। ठीक, तो N = क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई E। अरे आवेश का क्वांटीकरण यही तो था, Q की वैल्यू कितनी, 5 × 10⁻⁻19 में किसका भाग लगाएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 का। E का मान तो इतना ही होता है। चलो ये तो कैंसिल हो गया, 16 का पाड़ा बोलो, 16 × 48, 16 64। तो ये 64 से तो क्या है, कम है, मतलब ये पॉइंट को हटाओ और यहाँ पे 50 लगा दो। ठीक है, तो ये 64 से तो कम है और 48 से ज़्यादा है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, और आवेश कभी भी पॉइंट में नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। तो देखा जाए तो ये सवाल गलत है बच्चों, ये सवाल वास्तविकता में गलत है, क्योंकि आवेश के क्वांटिमीकरण को ये परिभाषित नहीं कर पा रहा है। तो वास्तविकता में तो इतना आवेश निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन सवाल की सुविधा को देखते हुए या सवाल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इतना आवेश नहीं निकाला जा सकता, तो फिर हमें वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो सबसे पास में है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर लगभग इतने आवेश का काम हो जाता है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका सही है, लेकिन ये सवाल सही नहीं है, ये बात और ध्यान में रखना। फोर्थ देखिए, चलो फोर्थ को तो अच्छे से करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आने लायक सवाल है भाई। मैं आपको जब बोर्ड पेपर करवाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा इस तरीके के सवाल या तो विद्युत क्षेत्र के लिए पूछता है या विद्युत विभव के लिए पूछता है। बोर्ड पेपर में विद्युत विभव ज़्यादा आ चुका है इस तरीके के सवाल में। देखिए बताता हूँ, फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखें कि वह साम्य अवस्था में रहे। देखो सवाल को समझो, बोल रहा है आवेश Q को कहाँ रखें कि वह साम्य अवस्था में हो। अगर आवेश साम्य अवस्था में है तो आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य होना चाहिए। ठीक है, आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य होना चाहिए। तो समझते हैं इस सवाल को। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, बोल रहा है कि दो आवेश है, एक प्लस का 16E है और एक प्लस का E है, ऐसा ही बोल रहा है ना। और कितनी दूरी पर? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक बात है। इनके बीच में लेट सपोज करो यहां पर इस पॉइंट P पर कोई आवेश क्या रखा जा रहा है? Q रखा जा रहा है। और ये Q आवेश क्या है? साम्य अवस्था की स्थिति में। ठीक, तो क्या होगा बच्चों समझिए। लेट्स सपोज करते हैं कि अगर इस साम्य अवस्था की स्थिति पे तो इस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। परिणामी बल 0 कब होगा? जब इसके कारण लगने वाले बल की दिशा इस पर और इसके कारण लगने वाले बल की दिशा इस पर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना कि हमने बोला कि इसके कारण लगने वाला बल इस दिशा में है F, और मैं लिख देता हूँ 16E के कारण लग रहा है ये बल, और इसके कारण लगने वाले बल की दिशा ये है F, और हमने लिख दिया कौन से? सिर्फ E चार्ज के कारण लगने वाला बल है ये। ठीक है, तो ये दोनों परिमाण में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दिशा में तो विपरीत हमने इन्हें बोल ही दिया है। ठीक है बात। चलो काम करते हैं। तो हमने बोला कि माना वह आवेश जो है वो x दूरी पर है, किससे? 16E से, तथा 16 माइनस x दूरी पर है, किससे? E से। सिंपल, इतना मान के चलो भाई। तो P पर लगने वाला बल किसके कारण? 16E के कारण, और उसी आवेश के ऊपर लगने वाला बल किसके कारण? E के कारण। ये दोनों परिमाण में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। दिशा में तो विपरीत मैंने पहले प्रदर्शित कर दिया। चलिए काम करो। तो ये क्या होगा कि Q1 क्या है? 16E, Q2 क्या है? वो खुद चार्ज Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन दोनों के मध्य की दूरी बच्चों कितनी है? x। तो x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या भाई? k। Q1 कितना? वो चार्ज खुद E। Q2 कितना? दूसरा चार्ज जिसमें बल लग रहा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दूरी देखो P से लेकर यहां तक की कितनी है? 16 माइनस एक्स, और उसका क्या? स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काटो, E से E भी काटो। चलिए, ये हो रहा है 16 बटे एक्स स्क्वायर, और ये हो रहा है 1 बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा तरीके से लिखूं तो 4 बटा एक्स लिख सकता हूं, और उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, और इसका भी क्या? होल स्क्वायर। दोनों का वर्ग क्या है? चलो, तो वर्ग को हटाओ, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा? 4 बटे एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटे 16 माइनस एक्स। डन। चलो वर्ग गुणा कर दो। 16 चौक 64, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64, 4 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4x इज इक्वल्स टू, कहीं ना कहीं गलती है क्या? चलो देखते हैं। इज इक्वल्स टू क्या? x। कहीं ना कहीं इशू खा रहे हैं क्या? हाँ देखो, थोड़ी सी गलती है। 16E नहीं है, ये 9E है, क्योंकि पॉइंटों में आंसर दिख गया मेरे को। पॉइंटों में तो आना ही नहीं चाहिए, सवाल में आंसर ही नहीं है पॉइंटों में, तो ये 9E कर लीजिए। ठीक है, ये 9 है बच्चों। तो फिर ये 3 का स्क्वायर होगा। हाँ भाई, अब 3 को मल्टीप्लाई करो 16 से, तो 16 थी 48 माइनस 3x बराबर क्या बच्चों? x। चलो 3 को इस तरफ लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x कितना हो गया? 4x। चलिए देखो भाई, तो x बराबर कितना आएगा? तो हमने देखा 48 में किसका भाग लगाएंगे? 4 का। कितना आएगा? 12 क्या? सेंटीमीटर। x कहाँ से दूरी है? प्लस के 9e से दूरी है। तो प्लस के 9e से कितना दूरी पर? 12 सेंटीमीटर पर, और e से कितना? 4 सेंटीमीटर पर, है ना। 16 माइनस 12 करो,
तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्लस के 9e से 24 नहीं, प्लस के 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वह ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सही है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, है ना। ओके, चलिए हटा दें इसे। हाँ देखो आगे 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, दो समान गोले मतलब आकार में समान है, ठीक है, जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, मतलब इसके ऊपर Q1 और इसके ऊपर Q2 आवेश है। तो अगर ये प्लस का है तो ये कैसा होगा, माइनस का। विपरीत का मतलब उनकी प्रकृति अलग अलग है। परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 90 सेंटीमीटर, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख देने पर ये एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों पर अंतिम आवेश ज्ञात करो। चलो अब इनको आप क्या करो, स्पर्श कराओ। जैसे ही आप इन्हें स्पर्श कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, आंसर है Q1 माइनस Q2। बीजगणितीय योग करते हैं तो एक प्लस का था एक माइनस का था, ऐसा ही आएगा। और जब इन्हें अलग अलग करोगे तो यही आवेश दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो अलग अलग करने पर, स्पर्श कराने पर कुल आवेश इतना, और वापस से अलग अलग करने पर अब आवेश कितना हो जाएगा, Q/2 और Q/2, मतलब Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 और Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हम बोलते हैं स्पर्श कराकर अलग अलग करने पर, ठीक है, और वापस से इनके बीच की दूरी कितनी कर दी है बच्चों, 90 सेंटीमीटर ही कर दी है। डन, ऑल राइट। अब बोल रहे हैं अंतिम आवेश ज्ञात करो। अंतिम आवेश कितना है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, ये ज्ञात करना है, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, Q/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान में रखना बच्चों, Q1 माइनस Q2 बटा 2 ज्ञात करना है ना। कुछ बच्चे Q1 माइनस Q2 ज्ञात कर लेते हैं तो सारी रामायण ही खराब हो जाती है। भैया अंतिम आवेश तो ये है ना दोनों गोलों पर, ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कुछ बच्चे Q1 और Q2 भी ज्ञात करने लग जाते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है इस सवाल के अंदर देखा जाए तो, जिस तरीके का डेटा है। चलिए, तो बोलता है कि इनको स्पर्श करा के अलग अलग कर दो तो वापस से लगने वाला बल कितना है बच्चों, 0.025। तो F इज इक्वल टू देखिए न्यूटन, और मैं इसे थोड़ा सही तरीके से लिखूं तो मैं इसे ऐसा लिखना ज्यादा सुविधाजनक समझूंगा, 25 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, ये ज्यादा सुविधाजनक है बच्चों। ठीक है, अब देखो काम करते हैं। F क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यही होता है ना। तो हमने लिखा है K Q1 की जगह क्या, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, और Q2 भी यही है क्या, तो इसका तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कितना है, 90 इंटू 10 की पावर -2। देखो सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसे। आप बोलोगे सर पहले वाले सवाल में तो सेंटीमीटर में चल रहा था, वहाँ पे आंसर भी बच्चों सेंटीमीटर में ही था, यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो सारे मात्रक ऐसा ही पद्धति में होने चाहिए। चलिए ये देखो, ये कितना हो जाएगा, जीरो नहीं, ये तो हटा दिया मैंने, 25 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो। K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाय, ये कितना हो गया, ये 9 गुणा 10 की घात -1 हो गया, उसका वर्ग करो तो ये हो जाएगा 9 गुणा 9 और 10 की घात -1 का 10 की घात -2, और ये यहाँ पर कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, 25 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, यही तो है। देखो बच्चों 9 से 9 तो ये जाता रहा, खत्म। यहाँ पर घात को ऊपर लेकर के जाओ, 10 की घात -2 ऊपर जाएगी तो प्लस का 2 हो जाएगी, 10 की घात 11, तो ये 10 की घात 11 यहाँ भाग लग रहा है किसका, 9 का। फिर Q1 माइनस Q2 बटा 2 का क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 गुणा 10 की घात -3।
ऐसा ही बोल रहा है वो। चलिए हमें तो यही चाहिए सिर्फ। तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 9 और डिवाइड बाई 10⁻11। यही तो है। चलिए इसको सॉल्व करो, ऊपर लेकर के जाओ तो 11 थी, ऊपर गई तो -11 और -3 -14। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9 इंटू 10⁻14। और ये क्या है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 और उसका क्या होल स्क्वायर। हमें सिर्फ अंदर वाला वैल्यू ही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा वर्गमूल। क्या करना पड़ेगा वर्गमूल। क्या होगा भाई Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, वर्गमूल कर दिया। इस तरफ भी वर्गमूल करो, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 10 की घात -14 का 10 की घात -7। ठीक है, चलो इसको लिखेंगे 15 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, जिसे अगर तरीके से लिखूं तो 1.5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम लिख सकता हूं, मतलब 1.5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स थी, ये रामायण तो यहां तक आई जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स फॉलो करनी है। अगर मैथमेटिक्स बढ़िया है तो आसानी से सवाल हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा 1.5 माइक्रो कूलाम। पहला ऑप्शन है जिसमें माइक्रो गायब है, तो माइक्रो लगा लीजिएगा। ठीक है, 1.5 माइक्रो कूलाम पहला ऑप्शन आएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखिए छठा। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़िए एक बार के लिए, आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है। ओके, मैंने वीडियो अभी तक चेक किया नहीं है, ब्लर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। बच्चों देखो, निर्वात में विद्युत बल होता है F0 और माध्यम में विद्युत बल होता है Fm, जो कि क्या होता है F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, कांच की पट्टी का कुछ ना कुछ एप्सिलॉन होगा और उसका भाग लग रहा है निर्वात वाली में, तो क्या होगा बल हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। आंसर है घटेगा, बल हमेशा घटता है। अगर क्या रख देते हैं माध्यम रख देते हैं। विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है घटता है, विद्युत विभव भी क्या होता है घटता है। ठीक है, धारिता ही बढ़ती है बच्चों। ठीक, तो बल घटेगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा, कम हो जाएगा। बे ऑप्शन ज्यादा सुविधाजनक है, कांच की पट्टी लगा रखी है ना। सातवां देखिए, सातवें के बाद में वीडियो चेक करूंगा मैं। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात -3 कूलाम मीटर है, तो आयनों के मध्य की दूरी होगी। देखो HCl ये क्या होगा, H प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा। ऐसा ही है, मतलब इसके पास में प्लस का E और इसके पास में माइनस का E। ठीक, द्विध्रुव है। द्विध्रुव के एक आवेश का मान कितना है बच्चों, प्लस का E या माइनस का E, परिमाण ही लोगे आप। और आपको द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होती है 2a, वो ज्ञात करनी है। कब, जब आपको द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया हुआ है बच्चों 3.4 गुणा 10 की घात -30 कूलाम मीटर। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a बच्चों, इज इक्वल्स टू क्या P। तो फिर 2a की वैल्यू कितनी आ गई, P में किसका डिवाइड लगाओगे Q का। P की वैल्यू कितनी 3.4 इंटू 10⁻30 और Q की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है भाई, यही होगा क्या। 16 दूना 32, 2 रह गया, 16 एकम 16, 4 रह गया, 16 3 48, 16 दूना 32। ये इसके आसपास आएगा, इसके आगे भी सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 10 की घात -11 क्या मीटर। 2.12 गुणा 10 की घात -11 मीटर। ये देखो ए ऑप्शन ही ठीक बैठ रहा है। और आप पे और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये पूरा भी जा सकता है शायद, 16 पंजो 80, हाँ बैठेगा, ये पूरा भी बैठ सकता है। ठीक है, 5 और आ जाएगा शायद, तो ये करके देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने पूरा कर ही दिया है। ठीक, ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ एक बार के लिए। चलो, अभी तक ब्लर तो नहीं लग रहा है मेरे को, सही लग रहा है। हाँ, आगे देखिए 8वां सवाल। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, इनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। भैया सवाल तो बहुत सही है
और इस तरीके का सवाल जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, तो ये सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। एक तो ये जो अभी आपने देखा, तो 8वां देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र में हैं, तो दोनों पर लगने वाला बल समझिएगा, F इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल क्या होगा, Q इंटू ई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E होता है और E, और F बराबर क्या होता है, ma होता है, और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला त्वरण हो गया Ae, तो Ae बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी ऐसे लिखो, E कैपिटल E डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रोटॉन पे लगने वाले बल की बात करें तो वो भी क्या होता है, QE होता है। चलिए प्रोटॉन के लिए लिखेंगे वापस से Ma, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये प्रोटॉन का त्वरण, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, ऐसा ही होगा, तो ये AP क्या हो जाएगा, आंसर है E कैपिटल E डिवाइडेड बाय क्या, MP। अब आपको क्या बोल रहा है, दोनों के त्वरणों का अनुपात, और पहले इलेक्ट्रॉन लिख रहा है, तो इसका मतलब AE में किसका भाग लगाओ, AP का, इसमें इसका भाग लगाओ, आपको क्या पता चलेगा, कैंसल, MP कहाँ जाएगा, ऊपर, और ME कहाँ जाएगा, नीचे, ये ध्यान रखिएगा। उनके द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य, इसको बोलने का तरीका क्या होगा, द्रव्यमानों का अनुपात ME डिवाइडेड बाय MP के व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम क्या, MP डिवाइडेड बाय ME के तुल्य। इसे बोलने का तरीका क्या है, उनके द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य होगा, ये बोलने का तरीका है। हिंदी की लाइन ध्यान में रखिएगा, हालांकि यहाँ पे तो आपको चूज ही करना है, और बी ऑप्शन ज़्यादा सही है। बी ऑप्शन देखेंगे तो MP डिवाइडेड बाय ME है ना। ओ हो बहुत पीछे चला गया बच्चों, गलती से हाथ के कारण फाइल बहुत नीचे चली गई, जल्दी से अपलोड हो गई। हाँ भाई, ला 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 ला, जल्दी से आजा। आ गया ऑलराइट। देखो आगे 9वां सवाल क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश, मतलब एक ही जाति के, मतलब सारे प्लस के या सारे माइनस के आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। सवाल बहुत बढ़िया है, आंसर बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई भी सममित आकृति है, सममित आकृति जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, एवं आयत हो गया, समषटभुज हो गया, पंचभुज हो गया, ये सारी की सारी, समपंचभुज हो गया, ये सारी सममित जो आकृतियां हैं ना बच्चों, इन सममित आकृतियों के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है यदि इनके कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हों। वापस से ध्यान में रखना इस चीज को, क्या भाई, सममित आकृतियों, और कौन कौन सी आकृतियां बच्चों, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज, समषटभुज। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं के केंद्र पर
विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल F सदैव शून्य होता है यदि इनके कोनों पर समान परिमाण एवं प्रकृति का आवेश स्थित हो। ठीक है, अब ये सवाल इसी का ही एक उदाहरण है। क्या बोल रहा है कि वर्ग के कोने हैं और इन वर्ग के कोनों पर क्या है, आवेश स्थित है, सजातीय आवेश स्थित है। ऐसा मान लीजिए, तो हमने बोला ये Q, ये Q, ये Q और ये Q, ठीक है, स्थित है। और किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, वर्ग का केंद्र क्या होगा, तो पहले तो इनके विकर्णों को मिलाओ, ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु है ये वर्ग का केंद्र होगा और वर्ग का केंद्र सारे कोनों से समान दूरी पर होता है। मतलब अगर ये r दूरी है तो ये भी r होगी, ये भी r होगी और ये भी r होगी। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि एक आवेश के कारण इसके केंद्र पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र E है, तो इस वाले आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा, ये भी E होगा। इस वाले के कारण कौन सा होगा, तो आंसर है ये भी E होगा इस दिशा में। इसके कारण कौन सा होगा, आंसर है ये। ठीक है, हम मानते हैं ये सारे के सारे धनात्मक है, तो धनात्मक के कारण उसी तरफ होगा। ठीक, तो ये सारे विद्युत क्षेत्र आप देखोगे तो परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये और ये ई कैंसिल कर देगा, ये ई और ये ई कैंसिल कर देगा, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य। कब, जब इसके कोनों पर समान आवेश हो। ठीक है, ये बात इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, ये तो उतार ही लो, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, डायरेक्ट ही आंसर लिखो। ठीक है, शून्य आएगा इसका आंसर, देखिए शून्य ऑप्शन है, लगा लीजिएगा। फिर 10वां और देख लो, छोटा लिख रहा है मेरे को। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगेगा, देखो विद्युत द्विध्रुव को अगर समान विद्युत क्षेत्र में या समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो बच्चों बल हमेशा शून्य होता है, लेकिन टॉर्क कितना होता है बच्चों, PE sin थीटा। ठीक है, बल नहीं लगता उसके ऊपर, विद्युत द्विध्रुव पे बल नहीं लगेगा अगर वो समान विद्युत क्षेत्र में है, और 12th में हम समान विद्युत क्षेत्र ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बल लगने वाला बल कितना, शून्य विद्युत द्विध्रुव पे, लेकिन बलाघूर्ण क्या शून्य होता है, नहीं बच्चों, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगता है जिसके कारण वो घूम जाता है। ठीक है, लेकिन बल क्या होता है, शून्य होता है, तो केवल बलाघूर्ण लगेगा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, सिर्फ बलाघूर्ण ही लगेगा, बल नहीं लगेगा। बल और बलाघूर्ण दोनों नहीं भैया, ये दोनों नहीं लग सकते, बल नहीं लगेगा, ना ही बल लगेगा ना ही बलाघूर्ण, ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ बलाघूर्ण कार्य करेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर वापस से सही है। 11वां भी मेरे को छोटा ही दिखाई दे रहा है। 11वां देखिए, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने पर P तथा E के मध्य कोण होना चाहिए। बलाघूर्ण का मान अधिकतम, बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए। टो के मैक्सिमम मान के लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। साइन थीटा 1, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब P और E एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, तब जाके बलाघूर्ण क्या होगा, सर्वाधिक लगेगा। तो आंसर द जो है वो ज़्यादा सही है बच्चों। ठीक है, 90 डिग्री आएगा। चलिए आगे देखिए 12वां क्वेश्चन। तो ये तो छोटे छोटे अच्छे सवाल हैं बच्चों, ये सारे जो अभी आ रहे हैं ना शायद 7वें पॉइंट से, सारे अच्छे सवाल हैं। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश समान है, प्रकृति विपरीत है, इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण तो है। कौन सा है, 12वां। देखिए, तो हमने बोला आवेश तो हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम,
और दूरी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी 2a, वो है 1 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब कितना 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा Q इंटू 2a। Q का मान कितना 1.6 गुणा 10⁻19, 2a का मान कितना 10⁻−10, कितना हो गया 1.6 गुणा 10⁻−29 गुलाम मीटर। यही आएगा क्या, आना तो यही चाहिए। 1.6 गुणा 10⁻−29 से ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो ये लगा लीजिएगा। 13वां देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखो अनुदैर्ध्य होता है अक्ष और अनुप्रस्थ होता है निरक्ष। तो वो क्या बोल रहा है, अक्ष और निरक्ष का अनुपात पूछ रहा है क्या बच्चों, अक्ष और निरक्ष का। आपको अगर फॉर्मूला मैंने बताए थे तब मैंने ये अनुपात बताया था, कितना बच्चों 2:1। अक्ष अगर ऊपर है तो, ठीक है, अक्ष अगर ऊपर है तो 2:1, और अगर निरक्ष ऊपर हो जाएगा तो 1:2 हो जाएगा। चलिए अभी तो अक्ष को ऊपर रखना है, तो 2:1 आएगा। ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14th देखिए क्या बोल रहा है, कुछ दूरी पर 5 माइक्रोकुलाम, प्लस का है भाई 5 माइक्रोकुलाम, माइक्रो हटा हुआ है 5 माइक्रोकुलाम, और माइनस का 5 माइक्रोकुलाम के आवेश के मध्य 9 न्यूटन का बल है। माइनस का 5 माइक्रोकुलाम का आवेश और इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना है, माइनस का है ना तो इस तरफ लगेगा 9 न्यूटन का। ठीक है, 9 न्यूटन बल है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श करा करके, स्पर्श करा दो तो कुल आवेश कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 5 हो गया कितना 0 कुलाम। ठीक है, स्पर्श कराने पर पुनः उतनी ही दूरी पर रख देने पर, स्पर्श कराकर वापस से अलग अलग कर दो, वापस से अलग अलग करोगे तो जो आवेश था वो 2 भागों में बढ़ जाना चाहिए। अब 0 कुलाम को 2 भागों में बांटोगे तो भी 0 ही तो होगा। ठीक है, और पूछ रहा है फिर बल बताओ। अब इनके पास में बच्चों आवेश ही नहीं है, आवेश नहीं तो क्या विद्युत बल लगेगा, नहीं लगेगा। ये बात ध्यान में रखना। तो F = कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जब दोनों गोलों को जिनके ऊपर परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश है, अगर उन्हें टच करवा दोगे तो निकाय का कुल आवेश कितना 0, और उस आवेश को आप 2 भागों में बांटोगे तो 0 का तो आधा भी 0 ही होता है और 1/3 भी 0 ही होता है। ठीक है, तो ये 0 और 0 कुल मिलाकर के निकाय के पास में आवेश रहा ही नहीं। अगर आवेश रहा ही नहीं तो लगने वाला बल कितना होगा 0 होगा, फिर बल लगेगा ही नहीं, क्यों ही होता है बल। ठीक है, चलिए खत्म हो गया ये तो। हाँ 15 क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ लीजिए। 15वां सवाल, लॉजिक इसमें 2 अलग अलग हो सकते हैं और दोनों के कारण अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन हम एक सिंपल लॉजिक की बात करेंगे। हाँ भाई 15वां देखिए क्या बोल रहा है, 2 परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए। परिमाण में समान और विजातीय आवेश मतलब अगर एक Q है तो दूसरा माइनस का Q है। ठीक है, परिमाण में समान और विजातीय मतलब प्लस का एक माइनस का, कुछ दूरी पर। लेट सपोज कीजिए ये दूरी कितनी है x है या r मान लीजिए। ठीक है, और उनके मध्य लगने वाला बल F न्यूटन है, और F ऐसा लगेगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। यदि वस्तु के आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तब उनके मध्य लगने वाला बल पूर्व का कितना गुना हो जाएगा। देखो अब क्या बोल रहा है, एक से आवेश दूसरे को ट्रांसफर कर दो और कितना 75%, 75 मतलब 3/4 भाग, तो इसका 3/4 भाग आवेश हट जाना चाहिए। तो पहले तो F समझिए, F कितना है, तो आंसर है K Q × Q² डिवाइडेड बाय R², ये F है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ट्रांसफर करो, केस B आ गया है, ट्रांसफर करो तो इसमें आवेश कितना, Q में से कितना घटाओ, 3Q/4 घटाओ, इतना 75% घटाओ भाई, और वो 75% किस में जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, माइनस के Q में 3Q/4 जोड़ दो। ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो कि एक से आवेश को हटाओ और दूसरे को दे दो कितना 75%। 75% तो यही होता है ना 3/4।
ठीक है, तो हमने बोला एक से हटाया और दूसरे को दे दिया, तो इसके पास में कितना आवेश बचा, तो हम आंसर में देखो Q में से 3Q/4 घटाओ, कितना आएगा, Q/4 आएगा क्या, और इसमें से घटाओ देखो कितना आएगा, माइनस का Q/4। ठीक, अब आवेश ये हो गया है, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो हमने बोला F', और ये कितना होगा K, Q1 की वैल्यू कितनी, Q/4, Q2 की वैल्यू भी कितनी, Q/4, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, दूरी तो अभी भी वही रखवा रहा है, r², दूरी के बारे में उसने बात भी नहीं करी थी देखा जाए तो F' क्या हो जाएगा, K, इसको गुणा किया Q² डिवाइडेड बाय 4 और 4 का क्या हो जाएगा, 16, नीचे क्या, r², गौर करो F है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, F में किसका भाग लगाया, 16 का, ये F' है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैं डिस्कस करूंगा नहीं, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्या फ़ायदा। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, F/16 इसका क्या है, आंसर है। अगर हम सामान्य 5 छठी की भी मैथमेटिक्स लेकर के चले तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये 15वां सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तो एक जगह हो गए हैं बच्चों, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, हो सके तो वीडियोस को शेयर कर दिया करो अगर आपके पास में टाइम है तो, है ना। और इतना टाइम है बच्चों, शेयर करने में ज़्यादा टाइम जाता नहीं है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।